तो बेटा पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। पिछली क्लास में मैं पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में कंपेयर करना बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, बिटवीन टू प्रोटॉन्स और वन इलेक्ट्रॉन वन प्रोटॉन के बीच में। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं आज। कंपैरिजन करने के बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे आज, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पिछले क्लास में मैं पढ़ा रहा था और छूट रखा था पिछले क्लास में, तो पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे क्या, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बेटा, तो ये तीन चीजें पढ़ना था इसमें। बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग बिटवीन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और तीसरा पढ़ेंगे बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन। ये तीन चीजें हमें पढ़नी है बेटा। कंपेयर करना है हमें, किसका कंपेयर करना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करना है। बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस होगा। एक प्रोटॉन लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या डिफरेंस होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या रिलेशनशिप होगा या कितना अंतर होगा। और दो प्रोटॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में कितना कम या ज्यादा होगा, ये हम बात करेंगे। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है क्या पढ़ना है हमें आज। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वाला, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए हमें चाहिए इस पर चार्जेस। तो हमें चार्जेस पता है, Q1 और Q2 दोनों बराबर है। कितना है Q1 Q2, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये चार्जेस हो गया बेटा। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम 1 मीटर मान के चलेंगे। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम कितना मान के चलेंगे, सभी कंडीशंस में डिस्टेंस क्या मान के चलेंगे बेटा, सभी कंडीशन में डिस्टेंस क्या होगी, 1 मीटर होगी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए भी 1 मीटर की डिस्टेंस को लेकर के हम चलेंगे। तो Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस, Q1 Q2 पर चार्जेस इतने हो गए। हमें क्या चाहिए, अगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो दोनों का मासेस चाहिए। तो M1 और M2 दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन है, इसलिए दोनों के मासेस इक्वल होंगे। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इतने में किसी को प्रॉब्लम है बेटा? तो हम फाइंड करते हैं अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला पता है आपको, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू हमने 1 मान रखी थी, तो 1 का स्क्वायर हो गया। ये आ गया 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाय 2.56 इंटू 10⁻⁻38। इसको आप कैलकुलेट करोगे, 9 6 जा, नीचे दिख रहा है बेटा, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 5 जा 45 और 5 50, 5 कैरी, 9 2 जा 18 और 5 23, 23.04 इंटू 10⁻38 में से 9 माइनस करेंगे 29 बचेगा बेटा। ठीक है, इसको हम राउंड ऑफ कर दें। राउंड ऑफ करने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 2 पॉइंट लिखना पड़ेगा हमें। 2.304 इंटू कितना आ जाएगा बेटा, 10 टू द पावर, देखो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड वाला पॉइंट इसको इधर शिफ्ट कर देगा और मल्टीप्लाई वाला पॉइंट इसको एक कम कर देगा, मतलब 10 टू द पावर -28 न्यूटन। इतना फोर्स आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम क्या फाइंड कर देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है G m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, m1 m2 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg का होल स्क्वायर,
डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और इसका स्क्वायर करोगे 91 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा बेटा? 91 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा बता सकते हो कोई? 82.81, 10⁻62। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा बेटा 553.3427 इंटू 10⁻62 और 11 कितना हो जाएगा? 73। ठीक है बेटा, इसको अगर हम सॉल्व करें स्टैंडर्ड फॉर्म में तो 5.53 लिख सकते हैं, 5.53 इंटू 10⁻⁻71 न्यूटन। तो अगर आप देख रहे हो तो ये कितना है? 2.5 है, 2.30 है, 10⁻⁻28 है, ये 5.53 इंटू 10⁻⁻71 है। तो ये जाहिर सी बात है ये -71 है, यानी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, और ये -28 है, ग्रेविटेशनल फोर्स सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा। तो कितना ज्यादा है ये देख लेते हैं, एफ ई अपॉन एफ जी कर लेते हैं, एफ ई अपॉन एफ जी कर लेते हैं। तो एफ ई की वैल्यू कितनी है? 3.04 इंटू 10⁻⁻28 डिवाइडेड बाय 5.53 इंटू 10⁻31। इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 2 में दिख रहा है मुझे, डबल दिख रहा है ये, तो 1/2 लिख लेते हैं, 10⁻⁻28 और इंटू 10⁻+71 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो एफ ई अपॉन एफ जी कितना आ जाएगा? एफ ई अपॉन एफ जी हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू, कैलकुलेट करें कितना आएगा, पावर कितनी बचेगी बेटा? ये 43, 43, 10⁻43। तो एफ ई अपॉन एफ जी, इसको हम 5 लिख सकते हैं, 0.5 इंटू 10⁻माइनस सॉरी +43। ठीक है, ये कह सकते हैं बेटा कि एफ ई जो होता है वो, अगर हम इसको गायब कर दें, 0.5 को हटा दें, अभी कंपेयर कर रहे हैं, तो एफ ई अपॉन एफ जी था, अगर हम देखें तो एफ ई जो होगा वो एफ जी का अप्रोक्सीमेटली 10⁻43 टाइम्स होता है। ये दिख रहा है आपको? दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितने टाइम्स होगा? 10⁻43 टाइम्स के आसपास होगा। समझ में आया बेटा? ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए बहुत बढ़िया। आगे आप काम कर सकते हो, इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, दो प्रोटॉन के लिए और एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के लिए कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग। हो जाएगा सभी का, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से आप लोग दो प्रोटॉन के बीच में, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में फाइंड करिएगा। नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, बता दिया जाएगा इसको फिर। और मेरे ख्याल से सबको हो जाना चाहिए, सबको आ जाना चाहिए। कौन है भैया?
हाँ, लग रहा है शायद तुम ही तो दिख रहे थे। बहुत ज्यादा नींद आ रही है क्या? अच्छा, चलो अच्छा, बकवास बंद करो, पढ़ाई करो। ठीक है, रफ करें इसको बेटा। समझ में आ गया है ये? बाकी दोनों हो जाएंगे ना? नहीं होंगे, अगर किसी का नहीं होता है, नहीं कर पाते हो तो फिर बताना, बता दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नेक्स्ट हेडिंग, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो बेटा सिंपल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है बेटा? एक के ऊपर एक आ जाना, इसको सुपरपोजिशन कहते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक के ऊपर एक नहीं आएंगे, बट नाम दिया गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो क्या करें? कहने का मतलब ये है कि मान लो यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस हैं, किसी पॉइंट पर, किसी स्पेस में बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं इस, और ये एक सिस्टम क्रिएट कर रहा है। देयर इज ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स, देयर इज ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स, या कह सकते हो एन चार्जेस। एन चार्जेस का एक सिस्टम है बेटा, ठीक है, एन चार्जेस का एक सिस्टम है। और इन सभी चार्जेस के नाम क्या है? तो बेटा Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q1, Q2, Q3, Q4, ये सब चार्जेस के नाम है। कितने चार्जेस हैं? तो Q1, Q2, Q3, Q4, इस तरह से कितने चार्जेस है बेटा? Qn चार्जेस है, n चार्जेस है। ठीक है, अब हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि किसी एक चार्ज पर, हम चाह रहे हैं कि इस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा होगा, ये बता दीजिए। हम चाह रहे हैं कि इस चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, कितना फोर्स लग रहा है ओवरऑल पूरे सिस्टम में, इस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है ये बताइए। हमसे पूछा गया कि इस पूरे सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं, एन चार्जेस हैं, उन एन चार्जेस में से किसी एक चार्ज को पकड़ लिया, किसी एक चार्ज को पकड़ लिया, उस चार्ज को देख रहे हैं कि इस चार्ज पर कितना फोर्स है, इस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, बस हमें ये करना है। ठीक है बेटा, तो क्या करना है, इस चार्ज पर अगर फोर्स हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हर एक चार्ज की वजह से, हर एक चार्ज की वजह से यहाँ पर इस पर जो फोर्स लग रहा होगा उस फोर्स को हम कैलकुलेट कर लेंगे। हर एक चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा इस पर्टिकुलर चार्ज पर, जिस पर फोर्स फाइंड करना है, हर एक चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, और सबका वेक्टर सम कर लेंगे। सबका क्या कर लेंगे? वेक्टर सम कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? इस पॉइंट पर लगने वाला फोर्स फाइंड हो जाएगा। समझिए कि आप एक क्लास में 50 बच्चे हैं, एक क्लास में 50 बच्चे हैं, सब एक दूसरे को खींच रहे हैं, सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। हमारा मन कर रहा है कि हम किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को पकड़ लें। हमने साहिल को पकड़ लिया। हमने ये जानना चाहा कि इस सिस्टम में, इस एन पार्टिकल के सिस्टम में, 50 पार्टिकल के सिस्टम में साहिल पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना फोर्स लग रहा है। तो जितने भी अदर पार्टिकल्स होंगे जो साहिल पर फोर्स लगा रहे होंगे, उन सभी फोर्सेस को हम कैलकुलेट कर लें और सबका क्या कर दें, वेक्टर सम कर दें, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? साहिल पर लगने वाला फोर्स होगा। क्लियर हुआ बेटा? समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कोई दिक्कत किसी को? अब इसका स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, स्टेटमेंट आप ध्यान दीजिएगा। स्टेटमेंट में लिख रहा हूं पहले, इफ देयर आर n charges, then the force on a charge is given by the vector sum of all the forces acting on that charge due to all other charges। स्टेटमेंट समझ में आ गया है? स्टेटमेंट आसान है।
अगर n चार्जेस हैं देन द फोर्स ऑन अ चार्ज, तो किसी एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स इज गिवन बाय द वेक्टर सम। जो वेक्टर सम होगा, किसका वेक्टर सम होगा, ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्जेस, उस चार्ज पर जितने भी फोर्स लग रहे होंगे, ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, उस और ऑल अदर चार्जेस यानी बाकी जो अदर चार्जेस हैं उनकी वजह से जो फोर्स लग रहा होगा उस पर फोर्स, उसको फोर्स कहेंगे। मान लो यहाँ पर एक फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, इसके कारण से यहाँ पर, इसके कारण से यहाँ पर, इसके कारण से यहाँ पर, यानी हर एक चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर लगने वाला फोर्स। तो अगर हम सभी चार्जेस को F1 F2 F3 से डिनोट कर दें, तो जो टोटल F होगा, जो टोटल फोर्स होगा, वो क्या होगा बेटा, वेक्टर फॉर्म में F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 होगा, इस तरह से आगे इनफिनाइट तक जाएगा। सही है, कोई दिक्कत किसी को? देखो, हम इस चार्ज को मान लेते हैं क्यू नॉट, इस चार्ज को क्यू नॉट मान ले रहे हैं जिस पर फोर्स फाइंड करना है। इस चार्ज को हमने क्यू नॉट मान लिया, तो F1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1/4πε0। पहला चार्ज है तो Q1 क्यू नॉट अपॉन R1 स्क्वायर, भाई R1 स्क्वायर आएगा ना। फिर दूसरा क्या आएगा, 1/4πε0 Q1 Q2, Q1 Q2 की जगह पर Q1 Q2 क्यू नॉट R2 स्क्वायर। फिर इसी तरीके से 1/4πε0 Q3 क्यू नॉट अपॉन R3 स्क्वायर। इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर वेक्टर सम में देखिए, 1/4πε0 और क्यू नॉट ये कॉमन है, तो 1/4πε0 और क्यू नॉट कॉमन है, क्या बचेगा अंदर, Q1 अपॉन Q1 का स्क्वायर R1 स्क्वायर, Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, Q3 अपॉन R3 स्क्वायर, और इसी तरह से इनफिनाइट तक जाएंगे। ये बेटा फॉर्मूला है वेक्टर सम का, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नोट करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लिए ले लिया सभी ने? अब हम भी स्क्रीनशॉट ले लें आप लोगों के अटेंडेंस के लिए। अटेंडेंस बहुत जरूरी है बेटा, अटेंडेंस देते रहिएगा आप लोग, क्योंकि स्क्रीनशॉट हम लोग लेते रहते हैं, जैसे जैसे क्लासेस चलती हैं बीच में स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है ताकि आपकी अटेंडेंस मेंटेन की जा सके। बाद में पता चला कि आप लोग कहो कि हम लोग क्लास लिए थे, तो हमारे पास सबूत रहेगा ना। उसके साथ तो बेटा ऐसा होगा कि पूछो मत। जब होगा तब पता चल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है अभी तक जितना आप लोगों ने पढ़ा? अभी तक आप लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, उसके बाद फिर कूलाम्स लॉ हमने पढ़ा, कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ा। कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ने के बाद फिर हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आज पढ़ा, और कंपैरिजन करना सीख लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में कितना कंपैरिजन होता है, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, दो प्रोटॉन के बीच में, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच में। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं बेटा। अगला टॉपिक पर हम जंप करने वाले हैं। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड तक किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम अगर हो तो बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। नोट्स प्रॉपर तैयार करते रहिएगा, मैं नोट्स भेजूंगा भी, इसकी नोट्स आपको मिलेगी भी, बट जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है इसको आप प्रॉपर एक तरीके से लिखते रहिए और उसका रिवीजन जरूर करते रहिए। न्यूमेरिकल्स लगाते रहिए, बीच बीच में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते रहिए। नहीं आती है न्यूमेरिकल्स तो व्हाट्सएप पे सेंड करिए, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप न्यूमेरिकल्स लगाते रहिए बेटा,
ठीक है, अभी तो ज्यादा न्यूमेरिकल्स मिलेंगे नहीं क्योंकि अभी तो छोटा सा टॉपिक ही पढ़ाया था। यहाँ से न्यूमेरिकल्स अब मिलेंगे, आज का टॉपिक पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के बाद। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे मिलेंगे आज से। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर भी अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो आपने पढ़ा है उस पर न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। अगर आप एस एल अरोरा की बुक लगाते हैं या फिर आप एस सी वर्मा की बुक से लगाते हैं तो आपको इस टॉपिक पर सुपर पोजिशन पर काफी क्वेश्चंस मिलेंगे, और बोर्ड एग्जाम्स में भी प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन पर काफी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर्स में कुछ पूछे गए हैं। इस साल से तो बोर्ड ने क्या किया है, काफी कुछ न्यूमेरिकल्स को कम कर दिया है, न्यूमेरिकल्स का परसेंटेज काफी डाउन कर दिया है, 10% ही कर दिया लगभग, लमसम मतलब अगर ओवरऑल एवरेज निकालोगे तो हाँ 15 नंबर तक ही आएगा। इस बार से कर रहा है, पिछले 2 साल से कर रहा है, लेकिन इस बार देखो और कम करने के विचार में है। तो हो सकता है संभवतः इस बार और कम कर दें न्यूमेरिकल्स, क्योंकि बच्चों के ऊपर बोर्ड फिजिक्स के, खास करके फिजिक्स को लेकर के काफी ज्यादा बर्डन आ जाता है, न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, थियरी भी आ जाती है। लेकिन फिलहाल बेटा अगर न्यूमेरिकल, अगर आपको फिजिक्स में फ्यूचर बनाना है, फिजिक्स में इन फ्यूचर लेकर के अगर आपको लगता है कि हम फ्यूचर में फिजिक्स को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर न्यूमेरिकल आपको कंसीडर करना पड़ेगा, फिर बिना न्यूमेरिकल के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए अगर आपको आगे लगता है कि आप फ्यूचर बना सकते हो, फिजिक्स को लेकर के आगे फ्यूचर देख रहे हो, तो न्यूमेरिकल जरूर लगाइएगा। नहीं है तो फिर आप थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, डेरिवेशंस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, थ्योरी और डेरिवेशंस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए फिर, और न्यूमेरिकल्स पर उतना ज़्यादा फोकस मत करिए, लेकिन कोशिश करिए कि न्यूमेरिकल आप लगाते रहें। ठीक है, यस बेटा। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा, हाँ बोर्ड में आते हैं, बट कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स बाहर से भी आ जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स मतलब अगर आप न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल पर फोकस करोगे तो ओवरऑल न्यूमेरिकल्स ऑप्शन के साथ मिला करके लगभग 20 से 22 नंबर्स के आते हैं, 22 नंबर के आसपास आते हैं, 22 से 23 नंबर के न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। अगर आप कंसीडर कर रहे हो मतलब ऑप्शनल वगैरह कुछ थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल्स भी अटैच्ड रहते हैं, तो अगर उन न्यूमेरिकल्स को भी हम अटैच करें तो लगभग 22 नंबर के आते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स जिसमें होंगे, प्योरली न्यूमेरिकल्स होंगे, वो लगभग 10 से 12 नंबर के ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, 10 से 12 नंबर के प्योरली न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं वो प्योरली न्यूमेरिकल वाले जो होते हैं उसमें अटैच करता है, और जो सप्लीमेंट्री होते हैं मतलब ऑप्शनल वाले में होते हैं उसमें जो एक्सटर्नल न्यूमेरिकल्स होते हैं या एक्स्ट्रा बुक से जो आते हैं वो उसको अटैच कर दिया जाता है। हाँ एनसीईआरटी के बेसिस से ही आते हैं। एनसीईआरटी को न्यूमेरिकल्स में बेटा मैंने अभी वही तो बताया कि 10 से 12 नंबर के न्यूमेरिकल्स जो रहेंगे आपके, वो एनसीईआरटी की बुक से ही रहेंगे, सेम टू सेम एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से आते हो सकते हैं या तो एक्सरसाइज से आ सकते हैं, तो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज आपको दोनों पढ़नी पड़ेंगी, केस स्टडी खास करके पढ़ना पड़ेगा, इससे न्यूमेरिकल्स काफी बनते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलो आज का टॉपिक, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? देखो बेटा, 10th क्लास में भी आपको पढ़ाया गया था, शायद थोड़ा बहुत बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा हुआ है, ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू क्या करता है, किसी दूसरे चार्ज को, एक बाहर हमने चार्ज रखा है क्यू नॉट, क्यू नॉट कैसा चार्ज होता है बेटा, क्यू नॉट कैसा चार्ज होता है, क्यू नॉट चार्ज को हम क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं, टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट को हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, या फिर इसी को हम एक्सपेरिमेंटल चार्ज भी कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल चार्ज। तो आप चाहे इसको टेस्ट चार्ज नाम दे दीजिए, चाहे एक्सपेरिमेंटल चार्ज नाम दे दीजिए। ये क्या क्या करते हैं, प्रैक्टिकली हम इसको चेक करते हैं। तो मान लीजिए क्यू चार्ज था, इसके कारण से हम इस चार्ज को यहाँ पर ले आए, यहाँ पर रखें तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, मतलब ये इसको रिपेल नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे हम इसको उठा करके यहाँ ला करके रखते हैं, इस पॉइंट पर रखते हैं, तो हमने देखा कि ये इस पॉइंट पर लाके रखा, तो हमने देखा कि ये इसको रिपेल करने लग गया। फिर हम इस टेस्ट चार्ज को और नजदीक लेकर के गए, यहाँ पर लाके रख दिए, यहाँ पे रखे तो देखा गया कि ये इसको और तेजी से रिपेल करने लग गया। तो ये पता चला कि इस चार्ज का एक फील्ड है, इस चार्ज की एक एरिया है, इस चार्ज का एक एरिया है, जो जहां तक वो एरिया, कहां तक, जहां तक ये किसी दूसरे टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर सकता है, क्या कहलाता है, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहला रही है। देखो ये चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, और किस पर फोर्स लगा रहा है, इस क्यू नॉट पर अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन का फोर्स लगा रहा है। तो किसी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जहां तक वो किसी एक्सपेरिमेंटल चार्ज पर अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन फोर्स लगा सकता है, वो एरिया इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। इज दैट क्लियर बेटा, समझ में आ गया होगा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? ये चार्ज रखा था, इस चार्ज की वजह से एक एरिया क्रिएट होगा,
जिसके अंदर इस एक्सपेरिमेंटल चार्ज पर ये फोर्स लगा सकता है, उस फील्ड को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? द एरिया सराउंडेड बाय, सराउंडेड की स्पेलिंग गलत हो सकती है, सराउंडेड बाय अ चार्ज in which it attract or repel a test charge। आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल चार्ज भी लिख सकते हैं। टेस्ट चार्ज Q नॉट is called electric field, electric field of that charge। It is denoted by कैपिटल E। ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज is also defined as the electrostatic force, electrostatic force on a unit test charge placed at a distance of, बस इतना लिखिए। तो इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। यूनिट लिख लोगे बेटा? यूनिट क्या होगी इसकी, बता सकता है कोई? गुड बेटा, न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन निकाल लेना, डायमेंशन लिख लेना इसकी। हो गया बेटा सभी का? सभी ने नोट किया? चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसको रफ कर दे रहे हैं। हाँ बेटा, सोर्स चार्ज बेटा, जो मैंने क्यू लिखा हुआ था ना, अभी डायग्राम में आपको क्यू दिख रहा था, वो सोर्स चार्ज कहलाता है। देखो होता क्या है कि एक एक्सपेरिमेंट करते हो और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कराते हो, तो जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई वो हो गया सोर्स चार्ज, और जिस पर हमने टेस्ट किया वो हो गया टेस्ट चार्ज। तो हम टेस्ट चार्ज को लेकर के जा रहे थे ना, इस पर चेक करा रहे थे, इस पर फोर्स कितना लग रहा है कितना नहीं लग रहा है, तो वो हो गया हमारा टेस्ट चार्ज। और जिसके कारण से हम जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक कर रहे थे वो हमारा सोर्स चार्ज हो गया। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन अब ये यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो फिर वही डायग्राम हमारा वही है कि एक टेस्ट चार्ज, ये चार्ज है जिसे हम सोर्स चार्ज कह सकते हैं, जैसा प्रिया ने कहा कि सोर्स चार्ज है। तो सोर्स चार्ज हो गया बेटा ये हमारा क्यू, और यहाँ पर हमने क्या रखा, यहाँ पर हमने रखा क्यू नॉट एक्सपेरिमेंटल चार्ज, जिसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो आर डिस्टेंस है। अब देखो बेटा ये आर डिस्टेंस है, तो ये चार्ज क्या करेगा, ये वाला चार्ज क्या करेगा, इस चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा।
एक फोर्स लगाएगा, कौन सा फोर्स लगाएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये तो होगी। और अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा हमने क्या, एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट पढ़ा। तो इस चार्ज की कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, आर डिस्टेंस पर इस चार्ज के कारण से, इस सोर्स चार्ज के कारण से आर डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो फोर्स हमें पता है कि आर डिस्टेंस पर फोर्स कितना है, फोर्स हमने कैलकुलेट कर रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ये क्यू नॉट गायब हो जाएगा और ई इक्वल्स टू बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा बेटा फॉर्मूला है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो आपने ये देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर 1/r स्क्वायर के, या फिर कह सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/r स्क्वायर के, या फिर कह सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। तो ये होता है बेटा ये। अब इसका ग्राफ अगर बनाना चाहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के रिस्पेक्ट में, ये आर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के रिस्पेक्ट में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, ये ग्राफ बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड की रिस्पेक्ट में, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार ये ग्राफ पूछा गया है, एग्जाम्स में कई बार ये ग्राफ पूछा गया है, तो इसलिए ग्राफ याद रखना है आपको। ये रिलेशन याद रखना है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और ये ग्राफ याद रखिएगा E और R के बीच में ऐसा ग्राफ बनता है। कैसा ग्राफ है बेटा ये कैसा ग्राफ है, ये एक पैराबोलिक ग्राफ है। कैसा ग्राफ है, पैराबोलिक, पैराबोलिक ग्राफ। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, गुड। चलो, हो सकता है नोट्स में जो मैं नोट्स भेजूं उसमें कुछ चीजें इसमें से मिसिंग होंगी, हो सकता है, ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसको जरूर लिखा करिए, ठीक है, नोट्स में हो सकता है कुछ चीजें मिस मिले आपको। क्लियर है बेटा, किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? आज की क्लास यहीं ओवर करेंगे क्योंकि टाइम भी हो रहा है। कल हम लोग पढ़ेंगे इसी के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। किसी अगर बहुत सारे चार्जेस हैं, जैसे अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला, एन सिस्टम पार्टिकल्स थे, उसमें किसी एक पार्टिकल पर फोर्स निकाला था। अब यही फाइंड करेंगे किसी एन सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस रखे हुए किसी सिस्टम में, तो सभी चार्जेस की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये अब हम फाइंड करेंगे। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसके आगे के भी कुछ टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ेंगे, एक दो क्लासेस में पढ़ करके खत्म करेंगे। यानी इस वीक कल और परसों की क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटा, वेलकम बेटा।